नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब बड़ा राजनीतिक मुकाबला तय हो गया है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वे एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। यह घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को की। गौरतलब है कि एनडीए ने पिछले हफ्ते ही 67 वर्षीय भाजपा नेता राधाकृष्णन का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया था। राधाकृष्णन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं और लंबे समय से राजनीति में एक्टिव रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों से अपील की है कि वे एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करें। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने राधाकृष्णन को सम्मानित किया और सांसदों से उनका औपचारिक परिचय भी करवाया। पीएम ने कहा कि राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए एक उत्कृष्ट और सर्वसम्मति वाले उम्मीदवार हैं, जिन्होंने बिना किसी विवाद के सादगीपूर्ण जीवन जिया है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें ओबीसी समाज से आने वाला जमीनी और विनम्र नेता बताया, जो राजनीति को खेल की तरह नहीं मानते। पीएम ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं ताकि चुनाव सहमति से हो सके। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई इस बैठक में पीएम ने जोर दिया कि राधाकृष्णन की सादगी और सहजता उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में एक बार फिर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौते के जरिए नेहरू ने किसानों के हितों के खिलाफ फैसला लिया और पाकिस्तान को 80% पानी सौंप दिया। पीएम मोदी ने इसे किसान विरोधी कदम बताया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण यूपी के कारोबारी संकट में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का खूब प्रचार हुआ, लेकिन मुश्किल समय में सरकार कारोबारियों की मदद नहीं कर रही। अखिलेश ने कहा कि भदोही के कालीन और मुरादाबाद के पीतल उद्योग समेत कई कारोबार अमेरिका को बड़े पैमाने पर निर्यात होते थे, लेकिन टैरिफ लगने से इन पर बुरा असर पड़ा है और व्यापारी परेशान हैं। उन्होंने सवाल किया कि अब इन छोटे कारोबारियों की मदद कौन करेगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि शायद सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सही नक्षत्रों का इंतजार कर रही है और ज्योतिष के आधार पर ही फैसला करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मंगलवार को दिल्ली में विशेष प्रतिनिधि स्तर की 24वीं बैठक हुई। डोभाल ने कहा कि उनकी पिछली बीजिंग यात्रा के बाद से भारत और चीन संबंधों में सुधार का रुझान दिखा है और सीमाएं शांत रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह वार्ता भी पिछली बैठकों की तरह सफल होगी। बैठक में डोभाल ने यह भी पुष्टि की कि प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के तियानजिन में होने वाली एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं वांग यी ने अपनी प्रतिक्रिया में स्वीकार किया कि पिछले झटकों ने दोनों देशों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कजान में हुई मोदी और जिनपिंग की बैठक ने संबंधों को नई दिशा दी है। वांग ने कहा कि दोनों देशों के रणनीतिक मार्गदर्शन का पालन करते हुए आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ाना चाहिए और सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए। यह वार्ता 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी विवाद को सुलझाने के प्रयास का हिस्सा मानी जा रही है। भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को आश्वासन दिया है कि चीन भारत की 3 बड़ी जरूरतें पूरी करेगा। उन्होंने कहा कि चीन भारत को फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मिनरल्स और सुरंग खोदने वाली मशीनों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। यह आश्वासन ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स इलेक्ट्रिक वाहन, पवन टरबाइन और रक्षा उत्पादन के लिए बेहद अहम है और भारत लंबे समय से चीन से इस सप्लाई पर बातचीत कर रहा है। दिल्ली में हुई मुलाकात में जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को रिश्ते सुधारने के लिए आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और परस्पर हितों पर आधारित रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्होंने एलएसी पर तनाव कम करने और सीमावर्ती इलाकों में गतिरोध खत्म करने पर जोर दिया। जयशंकर ने आतंकवाद से निपटने को भी प्रमुख प्राथमिकता बताया। नई जीएसटी संरचना के प्रस्ताव से कई बड़े राज्यों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक राज्यों को हर साल 7,000 से 9,000 करोड़ रुपए तक की राजस्व हानि हो सकती है। यह सुधार अक्टूबर 2025 से लागू होने की संभावना है,
जिससे राज्यों के पास सामाजिक योजनाओं और प्रशासनिक खर्चों के लिए कम धन उपलब्ध होगा। आकलन के अनुसार सुधारों के बाद राज्यों की राजस्व वृद्धि दर घटकर 8% रह सकती है, जबकि पहले यह 11.6% और जीएसटी लागू होने से पहले 14% थी। जीएसटी की नई संरचना में 5% और 18% की 2 टैक्स दरें रखी जाएंगी, जबकि हानिकारक वस्तुओं पर 40% कर लगेगा। सीमेंट और व्हाइट गुड्स को 28% से घटाकर 18% स्लैब में लाने का प्रस्ताव है, जिससे राज्यों की आय पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये उत्पाद उनके जीएसटी राजस्व का अहम हिस्सा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इन बदलावों से कुल सरकारी राजस्व में 0.4% जीडीपी का सालाना नुकसान हो सकता है, जिसमें राज्यों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। वहीं तंबाकू पर कर दर 28% से 40% करने को लेकर भी विवाद है। ऐसे में केंद्र और राज्यों के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। हमास ने गजा में युद्ध विराम और इसराइल के साथ बंधकों की रिहाई के लिए एक नए प्रस्ताव पर सहमति जताई है। यह प्रस्ताव मिस्र और कतर की मध्यस्थता से तैयार किया गया और इसमें अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के जून में दिए गए प्रस्ताव की रूपरेखा शामिल है। योजना के तहत पहले 60 दिनों का युद्ध विराम लागू होगा। इसके बाद हमास बचे हुए 50 इसराइली बंधकों को 2 चरणों में छोड़ेगा। माना जा रहा है कि इनमें से लगभग 20 बंधक जीवित हो सकते हैं। इसके बाद स्थायी युद्ध विराम पर आगे की वार्ता होगी। हालांकि इसराइल की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइल तभी किसी समझौते को स्वीकार करेगा जब सभी बंधक एक साथ रिहा किए जाएंगे। इस बीच नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में सीधे तौर पर टिप्पणी करने से बचते हुए केवल इतना कहा कि इससे साफ है कि हमास भारी दबाव में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की वार्ता के बीच भी रूस ने यूक्रेन पर हमले जारी रखे। पोल्टावा क्षेत्र के गवर्नर ने बताया कि रूसी हमले से शहर में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और बिजली कार्यालयों को नुकसान पहुंचा। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लुप्नी जिले में लगभग 1500 घरों और 119 व्यावसायिक केंद्रों की बिजली गुल हो गई। वहीं दूसरी ओर रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने वोल्गोग्राद में ड्रोन हमला किया, जिससे एक रिफाइनरी और अस्पताल की छत में आग लग गई। बाद में ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। रूस के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने जानकारी दी कि वोल्गोग्राद से आने जाने वाली उड़ानें लगभग 3 घंटे तक बाधित रहीं। बिहार में मतदाता सूची विवाद के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ विनोद सिंह गुजियाल ने 18 अगस्त को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें कहा गया है कि जिन मतदाताओं के नाम 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हैं, वे अपने आधार कार्ड की प्रति के साथ दावा दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 14 अगस्त के आदेश के बाद हटाए गए नामों की पूरी लिस्ट कारणों सहित सीईओ और सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर, साथ ही पंचायत, प्रखंड, शहरी निकाय कार्यालयों और मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की गई है। मतदाता अपने एपिक नंबर से विवरण देख सकते हैं। इस बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाया कि वे प्ले स्कूल के बच्चों से भी खराब बहाने बना रहे हैं और पीएमओ की भाषा बोल रहे हैं। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि आयोग ने सुधार के लिए समय दिया है, लेकिन विपक्ष झूठी सूचना फैला रहा है। बिहार की राजनीति में तेजप्रताप यादव ने एक बार फिर अपने भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। नई पार्टी बनाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने नहीं बल्कि उसे तार तार करने निकले हैं। उन्होंने नबीनगर विधायक विजय कुमार सिंह के ड्राइवर और एक पत्रकार पर हुए हमले की कड़ी आलोचना की और तेजस्वी को चेतावनी दी कि जय चंदों से सावधान रहें, वरना चुनाव में बुरा परिणाम देखना पड़ सकता है। तेज प्रताप ने अपनी प्रेमिका अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव पर भी राजनीति खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया और साफ कहा कि कोई भी साजिश उनके राजनीतिक जीवन को खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने दावा किया कि टीम तेज प्रताप यादव के साथ वे पूरे बिहार में जनसंवाद करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.